नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी सीडीपी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। और इससे पहले भी मैंने आपकी सीडीपी की ईवीएस और हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब की पीवाईक्यू पेडागोजी डाली हुई है। कंटेंट की मैंने हिंदी और इंग्लिश की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जिसमें आप 130 प्लस अपने मार्क्स को गेन कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप भी आंसर करते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए है लोवेल तथा मार्केल का, ऑप्शन बी है स्पाइकर तथा इरविन का, ऑप्शन सी है फिशर तथा यम्बा का, ऑप्शन डी है टर्मन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, स्पाइकर तथा इरविन। ये आपके पास एक डेफिनेशन दी हुई है कि बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध स्पाइकर और इरविन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, ऑप्शन ए है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, ऑप्शन बी है पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, ऑप्शन सी है शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है, ऑप्शन डी है पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही क्या होगा, उसमें अधिगम होगा, उसको ही आपका बाल केंद्रित अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन ए है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ऑप्शन बी है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य से रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है, ऑप्शन सी है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है, ऑप्शन डी है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय है विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, राइट आंसर आ जाएगा आपके पास इसमें ऑप्शन ए कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है, ऑप्शन ए है मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता से, ऑप्शन बी है व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता से, ऑप्शन सी है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से, ऑप्शन डी है पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कि अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। यह हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, क्योंकि सबकी बुद्धि जो है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? ऑप्शन ए है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन बी है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ऑप्शन सी है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ऑप्शन डी है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ये क्या है, क्या संभव नहीं हो सकता बाल केंद्रित में, क्योंकि हर एक बच्चे को ये तो यानी कि क्लास में 40 बच्चे हैं और एक एक करके उनको टीचर देखता रहे, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है?
ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है संपूर्ण जीवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, संपूर्ण जीवन। क्योंकि जो व्यक्ति की लर्निंग होती है वो उसकी पूरी ज़िंदगी चलती रहती है जब तक मृत्यु नहीं होती इंसान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऑप्शन ए है उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, ऑप्शन बी है वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, ऑप्शन सी है वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, ऑप्शन डी है वे परीक्षा में सफल होने लगती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, कि उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। जब लैंगिक भेदभाव किया जाता है तब उन पर ये प्रभाव पड़ता है, जो कि आपका नेगेटिव प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये आपका क्वेश्चन आया है लर्निंग डिसेबिलिटीज से। ऑप्शन ए है प्रमस्तकीय घात, ऑप्शन बी है गुणज वैकल्य, ऑप्शन सी है पठन वैकल्य, ऑप्शन डी है गतिमान दिव्यांगता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, पठन वैकल्य, क्योंकि इसमें पढ़ने से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा बी को डी बोलता है, वाज को सा बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है बच्चा सामान्य सोच वाला है, ऑप्शन बी है बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, ऑप्शन सी है बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है और बच्चे का मन पढ़ाई में न लग कर इधर उधर की बातों में लगा रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, मीन्स बच्चा क्रिएटिविटी दिखा रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ना तो सामान्य सोच आएगा, ना ही बुद्धि लब्धि 70 से कम आएगी, और तो क्या होगा कि वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? ऑप्शन ए है इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता की कमी होती है, ऑप्शन बी है यह प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है, ऑप्शन डी है इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता की कमी है। यहाँ पर खामी ही पूछा आपकी कमी, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, ऑप्शन बी है अधिकारों में क्षमता, ऑप्शन बी है भाग लेने का अवसर, ऑप्शन डी है सामाजिक वर्तिकारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, सामाजिक वर्तिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको आपका कहा जाता है CCE कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, आपका कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो कि असत्य पूछा गया है इसमें। फर्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन बी है व्यापक संघटक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। ऑप्शन डी है ऑप्शन डी में आएगा, सी में आएगा, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ऑप्शन डी है इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ये आ जाएगा आपके पास कथन असत्य कहा गया है, क्योंकि CCE में आपका अंकों के आधार पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि
ऑप्शन ए है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। ऑप्शन बी है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन डी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पॉजिटिव जो भी नज़र आ रहा है इसमें कि वास्तविक दुनिया में ऑप्शन ए वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके इंटरेक्ट करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, आसान बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह से प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। समालोचनात्मक होती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग आपका कहा जाता है। इसमें आपके पास आ जाता है ऑप्शन ए वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन बी है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। ऑप्शन सी है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ऑप्शन डी है बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास जहाँ पर आपको क्या मिले, क्रिएटिविटी मिले कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास थिंकिंग बताई गई है। थिंकिंग के बारे में तो थिंकिंग क्या आपके पास कि किसी भी जो समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार क्या कहलाते हैं, थिंकिंग कहलाते हैं। अब जो आपकी थिंकिंग है वो आपकी थिंकिंग होती है, इसको डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, जैसे कि आपकी होती है सवलीन चिंतन। सवलीन चिंतन किस क्या हो जाता है आपके पास, ऑस्टिक जिसको बोला जाता है थिंकिंग। इसमें ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, जो अपने आप में ही लीन हो, जैसे हवाई बातें सोचते हैं। फिर आपके पास रियलिस्टिक थिंकिंग जिसको यथार्थवादी कहा जाता है। इसका संबंध होता है आपकी वास्तविकता से, जिसमें रियलिटी आपको देखने को मिलती है, वास्तविकता से इसका संबंध होता है। और जो आपकी ये रियलिस्टिक थिंकिंग है इसमें आपके पास थिंकिंग होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको कहा जाता है आपका अभिसारी। कन्वर्जेंट में आ जाता है आपके पास अभिसारी सोच, और दूसरी आ जाती है आपके पास अपसारी थिंकिंग। तो अभिसारी थिंकिंग में क्या आएगा आपके पास, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो आप ये बता दोगे कि ये त्रिभुज है आपका और ये तीनों कोणों का योग इसका 180 का होता है, इसके तीनों कोणों का। तो इसका एक ही आंसर निकला, इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं मिली बच्चों को। तो ये आपका अभिसारी चिंतन हो गया, जिसको कन्वर्जेंट कहा जाता है। एक आपके पास होता है इसमें अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होता है आपके पास अपसारी, जिसको कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको आपका समालोचनात्मक सोच भी कहा जाता है, और क्रिएटिविटी, इसको क्रिएटिव थिंकिंग भी कहा जाता है। जैसे कि आपका ये डी वाला कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कीजिए। या आप ये भी बता सकते हैं कि वनों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए बच्चों से। तो सभी बच्चों के अलग अलग क्या आएंगे, इसमें आंसर मिलेंगे आपको। तो ये आपके पास होगा डाइवर्जेंट अलग अलग दिशाओं में बच्चों को क्या मिले, क्रिएटिविटी करने को मिले। एक आपके पास इसमें आ जाता है आपकी आलोचनात्मक थिंकिंग। आलोचनात्मक थिंकिंग में क्या होगा आपके पास, जिसमें गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना। आलोचनात्मक ये नहीं है कि किसी की आलोचना करना, इसको गलत वे में नहीं लिया जाता। आलोचनात्मक का मतलब होता है आपके पास कि इसमें आप दोनों को शामिल करते हो। जो आपकी आलोचनात्मक थिंकिंग होती है इसमें आप गुण को भी और दोष दोनों को ही शामिल किया जाता है। इसके आपके पास कुछ सामान्य से टाइप दिए हुए हैं, जैसे कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है आपके पास, जिसको कॉन्क्रीट थिंकिंग कहा जाता है। इसको मूर्त थिंकिंग भी कहा जाता है। मूर्त चिंतन का मतलब क्या है, आप इसमें मूर्त का कि जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और उनके बारे में चिंतन करना, जो आपको दिखाई दे रही हैं आपके आगे रखी हैं। जैसे बच्चे को बताया कि ये गाय हैं, तो बच्चे ने उसको देखा गाय को, तो ये क्या है उसका
और आपने फिर बताया कि ये दूध देती है, फिर बच्चा गाय को देख रहा है, तो ये क्या उसका मूर्त चिंतन है। फिर आता है आपके पास इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसको कहा जाता है अमूर्त थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन में क्या होता है आपके पास, जिसमें बच्चे के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको वो देख सके, और आपने उसका बच्चे को कहा उसके बारे में चिंतन करने के लिए जो उसको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उसके लिए क्या करेगा, अपने दिमाग में, जैसे उसने गाय को देखा है तो अगर आप उससे पूछोगे तो अपने दिमाग में या अपने माइंड में उसकी इमेज बना लेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक आ जाता है आपके पास इमेजिनरी थिंकिंग। इमेजिनरी में क्या आता है आपके पास कि जो आपके प्री एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पर हम जो कल्पना करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, काल्पनिक चिंतन हो जाता है। फिर लास्ट में आता है आपके पास लॉजिकल थिंकिंग, जिसको कहा जाता है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या किया जाता है, किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना या विचार करना, ये क्या कहलाता है आपका, लॉजिकल थिंकिंग कहलाता है। ये सारे आपके थिंकिंग के टाइप्स थे, थिंकिंग के बारे में था आपका ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर था आपके पास बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है और सिद्ध करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना होता है इसमें। ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो यह अस्वाभाविक उद्दीपन भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो संभाविक उद्दीपक द्वारा होता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन बी है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन सी है अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन डी है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में आप क्या तरीका बेहतर होगा। ऑप्शन ए है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ऑप्शन बी है अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन सी है अभिभावकों को उच्च विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए, ऑप्शन डी है अभिभावकों को स्वयं जाकर कक्षा में स्वयं जाकर पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कि जो अभिभावक हैं उनको शिक्षक पर, टीचर पर विश्वास करना चाहिए और समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है। ऑप्शन ए है उसका शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है उसकी विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन सी है उसका संवेग, ऑप्शन डी है उसकी जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको इसका पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा कि उस बच्चे की क्या होगी, उसमें उसकी विशिष्ट योग्यता होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में ऑप्शन ए है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, ऑप्शन सी है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, क्योंकि जो आपके लेव वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने भाषा को ही अधिक महत्व दिया है। भाषा के साथ साथ उन्होंने जेडपीडी, जिसको आपका कहा जाता है जॉन प्रॉक्सिमल एरिया, जिसमें
इसको निकट समीपस्थ विकास क्षेत्र भी कहा जाता है। और एक उसने वाइगोत्स्की ने आपका स्कैफोल्डिंग, इसको ढांचा कहा गया है, पहाड़ी या ढांचा कि बच्चे को काम करवाते रहना और उसके साथ ही उसको हेल्प देना, वो आपका क्या हो जाता है, पहाड़ी या ढांचा हो जाता है आपके पास। और इसने वाइगोत्स्की जी ने किसको इम्पोर्टेंस दी है, भाषा को, इसलिए जो आपकी भाषा है वो संज्ञान को विकास को सुगम बनाती है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है इसमें कि शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन बी है तर्क, क्या है इसका, कि भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। यहाँ पर आपने बताना है कि ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, फिर ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है कि शिक्षक को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण, शिक्षक बच्चों को कोई कंसेप्ट करवा रहा है तो उससे संबंधित जो बच्चों को भ्रांतियाँ, जिसको मिसकंसेप्शन कहा जाता है, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, कि उनको गलत मानना चाहिए। ये क्या आपके पास, ये गलत है आपका, क्योंकि बच्चों को, टीचर को उनकी बच्चों की गलतियों को कि उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब तक गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ों को नहीं सीखेंगे, इसलिए टीचर को उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये तो आपका गलत हो गया। फिर आर में क्या है कि भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसमें दोनों के दो जो आपका ए और आर हैं दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, ऑप्शन बी है अंतरपक्षता का प्रदर्शन, ऑप्शन सी है पाठ, ऑप्शन डी है विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, पाठ, क्योंकि आपका ये लेव वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत है जहाँ पर पाठ को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ये भी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड आ गया। ऑप्शन ए क्वेश्चन है इसका कि वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है परिकल्पना, ऑप्शन सी है स्कीमा का विकास, ऑप्शन डी है इनाम व सजा। तो जो आपके वाइगोत्स्की जी उन्होंने किसको अहम माना है, भाषा को, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे आए आपके, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है। गतिशील लचीला, ऑप्शन बी संरचित अनम्य, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, ऑप्शन डी यांत्रिक व्यवहारवादी। तो टीचर को आपको कैसे होना चाहिए, गतिशील और लचीला होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, ऑप्शन बी है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ऑप्शन सी है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ऑप्शन डी है आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर पूछा है आगे, कूट में पूछा है आपका, तो देखते हैं कि कौन कौन सा आपके पास सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, ये आपका सही हो जाएगा, अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। फिर बी में है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी आपका सही हो जाएगा। सी में है कि एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, यहाँ पर क्या बात हो रही है, बच्चों का सेग्रेगेशन करने की, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। फिर है आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, तो आपका ए बी और डी आपका आंसर हो जाएगा, ए बी और डी, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी है डिस्पैशिया।
राइट आंसर हो जाएगा आपके पास लिखने की क्षमता को सुसंगत करना, तो क्या हो जाएगा आपके पास इसमें ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। ऑप्शन ए है, हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों। ऑप्शन बी है, यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन सी है, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। ऑप्शन डी है, बैक्टीरिया और वायरस में से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ से आप बताएंगे कि कौन सा अच्छी तरह से परीक्षण इसका करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। ऑप्शन ए है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में, यहाँ पर आपका आ जाएगा उन्नति में, यहाँ आएगा आपका उन्नति में, उन्नति आ जाएगा, यहाँ पर उन्नति भी उन्नति बोलते हैं इसको, बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्चतम संज्ञानात्मक लाभ है। ऑप्शन डी है, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये आपके पास दी हुई है, यहाँ पर 2020 पॉलिसी दी हुई है। तो आपकी 2020 पॉलिसी में क्या कहा गया है, इसमें NEP जो है आपकी, इसको एक जो इनके चीफ थे डॉक्टर जो के कस्तूरी रंजन जी थे, जो उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। फिर इस समिति का जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था आपके पास 2019 में इसका गठन किया गया था आपके पास, जिसमें एक मसौदा तैयार किया गया, जो जिसके चीफ कौन थे इसमें, कस्तूरी रंजन जी थे इसमें। और फिर इसमें एक आपकी पॉलिसी जो सबसे आपकी पहली पॉलिसी आई थी NEP, वो आई थी आपकी 1968 को आई थी आपकी सबसे फर्स्ट पॉलिसी। फिर आपकी इसमें क्या कहा था, उसके बाद आपकी 1986, ये आपका फिर अपोजिट हो गया इसमें कि 68 और 86, पहली 68 में फिर 86 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो NEP 2020 के जो तहत है, वो केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जो GDP होता है इसका, उसमें 6% के हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य इसमें रखा गया है। यहाँ पर जो कैबिनेट थी, एक MHRD का नाम बदल कर इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो पहले यहाँ पर इसका जो नाम था MHRD इसका रखा गया था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर यहाँ पर क्या रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम रखा गया है यहाँ पर चेंज करके। और यहाँ पर इसमें इन्होंने जो नई शिक्षा नीति के तहत है, जो MPhil होती है उसको यहाँ पर इन्होंने ख़त्म कर दिया है, MPhil को नहीं रखा यहाँ पर। जो आपकी नीति होती है इसमें, ये जो आपकी नीति आई है आपकी, इसमें 10+2 वाली जो स्कूली व्यवस्था है उसको इन्होंने पहले थी उसको बंद कर दिया है। अब जो आपकी व्यवस्था है वो 5+3+3+4 इसकी आपकी स्टेज इन्होंने यहाँ पर रखी है, जिसमें आपका जो ये 5 ईयर का आएगा, ये आएगा आपका फर्स्ट वाला, इसको बोला जाता है आपका फाउंडेशनल स्टेज इसको बोला जाता है, जो कि आपकी बच्चों की, जिसमें आपका बच्चा जो ये 6 साल का बच्चा आपका इसमें एडमिशन लेगा। और ये आपका होगा
इसमें जो आपका दिया है इसका फाउंडेशन में आपकी 5 साल का जो है, इसमें नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम बच्चे का नहीं होगा। इसमें 3 साल आपके बच्चे के होंगे, जो उसके नर्सरी टू केजी वो हैं, और फर्स्ट और सेकंड 2 साल बच्चे के ये हो जाएंगे इसमें, और इसमें बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर आपके पास आती हैं यहाँ पर 3rd to 5th आ जाती है आपके पास, जिसमें आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाता है। जो 3 to 5th आती है आपके पास, इसको आपका कहा जाता है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें आपके पास बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी 3 साल की होती है। इसमें 3, 3rd, 4th और 5th के लिए। फिर आपके पास आ जाती है यहाँ पर मिडल स्टेज में आपके पास आ जाती है कौन सी, 6 to 8 में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 3 साल की हो जाएगी ये भी, जिसमें 6, 7, 8 ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास आएगी सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद आएगी आपके पास सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा आपके पास, 9 to 12 का आपके पास क्लासेस आ जाएंगे। यहाँ पर 9 और 10th +1 +2 ये आ जाएगी आपके पास यहाँ पर। इसके कुछ नीति थी आपकी, इसके कुछ सिद्धांत भी रखे गए हैं। और जो आपका 9 to 12 का इन्होंने लक्ष्य बनाया है, यहाँ पर इनको मल्टीपल सब्जेक्ट में किया है। जैसे पहले जो कॉमर्स का बच्चा है वो कॉमर्स के ही सब्जेक्ट ले सकता था, जो आर्ट का बच्चा है वो आर्ट के ही सब्जेक्ट ले सकता था +1 +2 में, और जो साइंस का बच्चा है वो साइंस के ही सब्जेक्ट लेता था। लेकिन अब बच्चा जो है उसको वो कॉमर्स के भी, आर्ट के भी और साइंस के भी मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है। ये आपकी इस पॉलिसी में कहा गया है। इसके यहाँ पर कुछ सिद्धांत रखे गए हैं, जैसे कि सबसे पहला कहा है इसमें कि जो आपका समझ होगी बच्चे की वो कॉन्सेप्चुअल होगी। जो बच्चे की समझ होगी यहाँ पर वो कंसेप्चुअल होगी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया गया है, ना कि बच्चे को चीज़ों को रटाना है। यहाँ पर रोट लर्निंग मेथड को क्या कर दिया गया है, जो पहले रोट लर्निंग मेथड चलता था उसको इन्होंने गलत माना हुआ है। फिर यहाँ पर बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया है, मल्टीलिंग्विज्म। बहुभाषिकता को इसलिए बढ़ावा दिया गया है क्योंकि आपका भारत जो है वो बहुभाषिकता ही देश है, जिसमें आपकी 22 भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए सबको अपनी भाषा में बात करने का अधिकार है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि सिखाने के लिए बच्चों को, जो बच्चे सीखते हैं उनको कॉन्टीन्यूस उनका इवैल्यूएशन पर जोर देना चाहिए, ना कि ये कि बच्चों को सिर्फ लास्ट में एग्ज़ाम लो उनका, है ना, एग्ज़ाम लेने के बाद उनको बस एनुअली एग्ज़ाम लेके और फेल और पास पर उनको ऐसा रख दो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चों का यहाँ पर कॉन्टीन्यूस आपका इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर आपके बच्चों को क्या कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा का जो माध्यम है वो कम से कम क्लास 5th या क्लास जो 8th है या फिर उससे आगे भी जो उनकी मदर टंग है, जो मातृभाषा है या उनकी स्थानीय भाषा है, उसमें रखा जाना चाहिए। और जो आपकी राज्य, विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको अपनाया जाना चाहिए। और जो फार्मूला है आपका वो उसमें क्या होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी को रखा जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या होगा, एक विकल्प में दूसरी और भारतीय भाषाओं में संस्कृत अध्ययन। जैसे कि आप क्या कर सकते हो इसमें, जो फर्स्ट है आपकी वो कौन सी लैंग्वेज होगी आपकी, इसमें त्रिभाषीय में 3 जो आपके पास बताया है इसमें फर्स्ट तो आपकी हो जाएगी इसमें मदर टंग। सेकंड आपके पास हो जाएगी, जैसे आप हिंदी बोलते हो तो आप इंग्लिश कर सकते हो इसमें सेकंड लैंग्वेज। और जो आपकी 3rd लैंग्वेज आएगी वो आएगी आपकी कोई क्लासिकल भाषा। जैसे क्लासिकल भाषाओं में आपकी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सभी क्या हैं आपकी क्लासिकल भाषाएं हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की इन्होंने क्या कहा है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि यही भी भाषा हमारे देश में बोली जाती है।
तो ऐसा बच्चों को इसमें पता चलेगा। क्योंकि आपकी जो यहाँ पर 6 शास्त्रीय भाषाएं रखी गई हैं, जिसमें आपकी कौन कौन सी आ जाती है, तमिल आ जाती है आपकी, 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं इसमें तमिल आ जाती है आपकी, तेलुगु आ जाती है इसमें, फिर मैंने आपको संस्कृत बताई है, फिर मैंने आपको इसमें बताया है मलयालम, उड़ीसा बताई है आपकी, ओडिशा बताया है आपकी, और इसमें क्या बताया आपके पास मैंने, कन्नड़। ये 6 भाषाएं आपकी इसमें आ जाती हैं। और जो बच्चों का माध्यमिक स्तर पर क्या करेगा बच्चा, इसमें एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में जब मिडिल स्टेज आएगी बच्चे की, तो वहाँ पर बच्चा भाषा कौन सी लेगा, विदेशी भाषा। और विदेशी भाषा में कौन कौन सी ले सकता है वो, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, इनमें से एक लैंग्वेज वो रख सकता है। फिर आपके पास क्या है इसमें कि जो हर बच्चा है उसकी विशिष्ट क्षमताओं, जैसे कि उसकी रचनात्मकता, उसकी तार्किक सोच, उसका नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कहा जाता है, उसकी पहचान करना और समग्र विकास के लिए क्या करना है, इसमें प्रयत्न करना, ये आपका 2020 में कहा गया है। और रटन प्रणाली को क्या कहा गया है, इसमें नेगेटिव रखा गया है। और जो आपका बच्चों की को क्या होना चाहिए, इसमें एक्टिविटी बेस्ड जो है बच्चों को काम करवाया जाना चाहिए यहाँ पर। और एक आपका यहाँ पर आ जाता है ECCE, इसमें क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आ जाएगा आपके पास इसमें। जो ECC कई बार क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसका जो आंसर था आपके क्वेश्चन का वो 3rd था कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी है चलना, ऑप्शन सी है घसीट कर लिखना, ऑप्शन डी है कूदना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। सूक्ष्म आपके पास जो फाइन मोटर स्किल होते हैं, आपके पास 2 मोटर स्किल होते हैं, एक फाइन और एक ग्रोस। फाइन में आप जहाँ पर आप अपना कम बल का यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आपकी क्या होगी, फाइन हो जाएंगे। जहाँ पर आप अपनी ज़्यादा बल का, ज़्यादा अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो जहाँ पर, वहाँ आपकी ग्रोस मोटर स्किल हो जाती है। जैसे कि दौड़ने में, चलना में, कूदना में, यहाँ पर क्या हो गया आपकी ग्रोस मोटर स्किल आ जाती है। और फाइन मोटर स्किल आपकी ऐसे कि घसीट कर लिखना, या आप फाइनली लिख रहे हो उसको, ये आपकी फाइन में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए है धीमी समझ, ऑप्शन बी है जिज्ञासा की कमी, ऑप्शन सी है सोच में सटीकता की आवश्यकता, ऑप्शन डी है आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। यहाँ से आप नेगेटिव निकाल सकते हो कि धीमी प्रकृति समझ तो होती ही नहीं क्रिएटिव बच्चों की, क्रिएटिव बच्चों में जिज्ञासा की कमी नहीं होती, क्यूरियोसिटी होती है उनमें। फिर आसान कार्य तो वो चुनते ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपका पॉजिटिव है, ऑप्शन सी की सोच में सटीकता की आवश्यकता। वीडियो कैसी लगी आपको, ज़्यादा से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।